नमस्कार साथियों, आप सभी का एबीपी लर्निंग हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। अपना जो चैप्टर है वो चल रहा था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसमें हमने काफी अभिक्रियाएं कर ली थी। कल हमने मंद अभिक्रिया क्या होती है, तीव्र अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में पढ़ा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, अनुत्क्रमणीय क्या होती है उसके बारे में पढ़ा हमने। और कल हमने शायद विस्थापन और द्विवीय विस्थापन के बारे में भी पढ़ लिया था। तो आज आज अपने करेंगे जो अगली अभिक्रिया होगी, और अगली अभिक्रिया का नाम है कौन सा। तो इसमें हम प्रत्येक प्रकार की हर प्रकार की अभिक्रिया को करने की कोशिश करेंगे। उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसमें क्या होगा कि एक दूसरे के साथ मिलके उसको क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार आपस में क्रिया कर, अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके लवण प्लस में जल बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। अम्ल बोले तो अपने HCl होगा, और प्लस में क्षार बोले तो अपने लेंगे NaOH। तीर का निशान, इसका Na और इसका Cl जुड़ के क्या बना देगा, NaCl प्लस में H2O। ये लवण है, और इस लवण को सामान्य भाषा में क्या बोला जाता है, नमक भी बोलते हैं। तो अपने उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होगी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार आपस में मिलके क्या बनाते हैं, लवण व जल बनाते हैं। तो इसके कई स्टेप अपने लिख लेते हैं, और कई स्टेप के अंदर अपने क्या होगा कि जैसे एक नंबर बात करें कि जब प्रबल अम्ल और प्लस में प्रबल क्षार, ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे। आप यहां पे कहोगे कि सर जो लवण बनेगा वो प्रबल बनेगा, लवण बनेगा वो उदासीन लवण होगा। लवण कैसा होगा, उदासीन। और इसका जो pH मान होगा, pH मान वो कितना होगा, 7 होगा। दूसरे नंबर पे अपने बात करें कि अगर मैंने लिया प्रबल अम्ल प्लस में दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार, ये दोनों आपस में क्रिया करके लवण तो ये भी बनाएंगे सर, लेकिन इसमें जो लवण होगा वो कैसा बनेगा कि अगर प्रबल अम्ल है तो इसके अंदर प्रबल लवण बनेगा, प्रबल लवण बनेगा। प्रबल कैसे कि प्रबल कौन है, अम्ल है, तो इस प्रबल की जगह हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, अम्लीय। अम्ल है ना प्रबल, तो अपने क्या कहेंगे, अम्लीय लवण बनेगा। और अम्लीय लवण का जो pH मान होता है वो होता है 7 से कम, 7 से कम होगा। 3 नंबर अपने बात करें कि दुर्बल अम्ल प्लस में प्रबल क्षार, ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तब भी लवण का निर्माण होगा। और इस वक्त जो लवण बनेगा वो प्रबल कौन है, क्षार, तो क्षारीय लवण का निर्माण होगा, क्षारीय लवण का। अगर लवण क्षारीय होगा तो उसका जो pH मान होगा वो 7 से अधिक होगा। कि सर 7 से कम कहां तक हो सकता है, तो हम कहेंगे सर 0 तक हो सकता है। 7 से अधिक है वो कहां तक हो सकता है, तो हम कहेंगे 14 तक हो सकता है।
कि जिस भी विलयन का पीएच मान 7 होगा, जिस भी विलयन का पीएच मान 7 होगा तो वो क्या होगा, उदासीन होगा। कि और जिस पीएच का मान 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होंगे, और जो 7 से अधिक होगा तो वो कैसा हो जाएगा, लवण। कि अगर आपको पीएच मान कह दिया जाए कि इसका पीएच मान 8 है, तो इसकी प्रकृति बताइए कि प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी, अम्लीय होगी या उदासीन होगी। कि पीएच मान 8 है तो 7 से ज्यादा है, तो 7 से ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। तो आप इस तरीके से इसको याद रखना है। अब आपको इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है कि आपको ये पता होना चाहिए कि प्रबल अम्ल कौन कौन से होते हैं और प्रबल क्षार कौन कौन से होते हैं। आप केवल सूत्र सूत्र इनके याद कर सकते हो कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आसानी से H+ आयन देते हैं वो सारे अम्ल होते हैं, और वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आसानी से OH- आयन देते हैं वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। तो प्रबल अम्ल में कौन कौन सा आएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3, आप साथ साथ में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, और H2SO4 ये होगा अपने सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। तो आपको सूत्र देके ये पूछ लिया जा सकता है कि इसमें प्रबल अम्ल कौन सा होगा। और अगर अपने प्रबल क्षार की बात करें तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसी प्रकार से ये अपने क्या होंगे, प्रबल क्षार की श्रेणी में आएंगे। एक इस तरफ और आप श्रेणी बनाओगे कि दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं और दुर्बल क्षार कौन से होते हैं। दुर्बल क्षार कौन से होते हैं कि जो आसानी से H+ आयन नहीं देते वो दुर्बल अम्ल, और जो जलीय विलयन में आसानी से OH आयन नहीं देते वो दुर्बल क्या होंगे, क्षार होंगे। जैसे हम बात करें CH3COOH, इसको बोलते हैं अपने एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल होगा। H3H2CO3 कार्बोनिक अम्ल होता है, ठीक है, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल होता है। इसके अंदर अपने सीट्रिक अम्ल भी आ सकता है, सीट्रिक अम्ल, और एक अपने H3SO4 भी लिख सकते हैं, H3SO4। तो ये होता है सल्फ्यूरस अम्ल होता है। दुर्बल क्षार की बात करें तो अपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के पैर में 2, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH के पैर में 2। तो ये सारे होते हैं वो किसकी श्रेणी में आएंगे, दुर्बल क्षार की श्रेणी में आएंगे। तो आपको एग्जाम्पल में ये पूछ सकता है कि इसमें प्रबल अम्ल कौन सा होगा, प्रबल क्षार कौन सा होगा, दुर्बल अम्ल कौन सा होगा और दुर्बल क्षार कौन सा होगा। तो ये हमें इसके अंदर देखने हैं। तो आप एक बार इसको लिख सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। मैं साइड में हो जाता हूं। इसके बाद में अपने बात करेंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है और अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती है। तो सबसे पहले आप 2 हेडिंग डालोगे, क्या हम दोनों के साथ साथ में परिभाषाएं भी देख लेंगे और इनके अंतर भी देख लेंगे कि ऑक्सीकरण, इसको अपने बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और उसके बाद में सेकंड होगी अपने क्या, रिडक्शन, जिसको अपने बोलते हैं अपचयन। अपचयन बोलते हैं रिडक्शन।
देखो ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन, ऑक्सी का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन, और करण का मतलब होता है जुड़ना। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। कि ऑक्सीजन की संयोजकता होती है वो माइनस के अंदर होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होगा। और माइनस का मतलब होता है ऋण विद्युतीय तत्व, कि ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो इसमें एक नंबर लिखेंगे अपने कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण। और इसमें जो एक नंबर पे होगा, इसका जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा ऑक्सीजन का निकलना। ऑक्सीजन का निकलना। दो नंबर पे अपनी बात करें, माइनस का मतलब क्या होता है, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। और इसमें अपने दो नंबर पे बात करें कि ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना, ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। रिडक्शन में हमको, अपचयन में हमको ध्यान रखना है एच को। एच क्या होता है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण। तो हाइड्रोजन की जो संयोजकता होती है वो प्लस के अंदर होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का जुड़ना, या प्लस का मतलब होता है धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना। तो तीन नंबर अपने बात करेंगे कि हाइड्रोजन का जुड़ना। क्या कहलाएगा, अपचयन। चार नंबर पे अपने बात करेंगे कि धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना अपचयन। और इसका जस्ट अपोजिट इधर हो जाएगा कि तीन नंबर पे हाइड्रोजन का, चलो तीन नंबर अपने ऐसे लगा देते हैं कि तीन नंबर पे हाइड्रोजन का निकलना। और इस तरफ क्या होगा चार नंबर पे, उसमें था धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, तो इसमें क्या होगा, धन विद्युतीय तत्व का निकलना, धन विद्युतीय तत्व का निकलना। चाहे आपको इनमें कोई भी स्टेटमेंट दे दे तो आप इनको आसानी से पता लगा सकते हो। सर ऑक्सीकरण है तो O आएगा, O पे होता है माइनस, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण। इसका उल्टा कर देंगे निकलना, तो वो अपचयन हो जाएगा। अपचयन में याद रखना है H को। H क्या होता है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। प्लस का मतलब होता है धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, तो हम कहेंगे अपचयन। तो हाइड्रोजन और धन विद्युतीय तत्व का निकलना क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। कि ये अभिक्रियाएं एक दूसरे की क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं, विपरीत होती हैं। चलो इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं अपने। कि एक नंबर अपने बात हुई थी कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ये जैसे C प्लस में O2, तीर का निशान CO2, कि C से क्या बना, CO2 बना। कि पहले तो C अकेला था, अब C पे क्या जो आ गया, O आ गया, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। कि सर दूसरा, इसी में देखो दूसरा आप, कि Mg प्लस में O2, तीर का निशान MgO, तो इसमें क्या होगा, Mg से क्या बन गया, MgO बन गया, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण होगा। इसका जस्ट उल्टा यहां पे एक नंबर पे अपने कर देते हैं कि MgO
ये टूट जाएगा किसके अंदर, Mg प्लस में O2। पहले Mg के साथ O था और O से क्या बन गया, सीधा Mg बन गया। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या निकलना हो रहा है या ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो मेन तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखने हैं। और जैसे अपने एक और बात कर लें कि ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, 2 नंबर ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, कि Mg प्लस में Cl2, तीर का निशान MgCl2। तो Mg पहले था धन विद्युतीय तत्व, अब इस पर ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा आ जाएगा, Cl2 आ जाएगा। तो इसका क्या कह देंगे अपने, ऑक्सीकरण हो रहा है। इसका उल्टा कर दोगे तो 2 नंबर यहां पे क्या हो जाएगा कि MgCl2, तीर का निशान Mg प्लस Cl2। इन दोनों के अंदर जो ऋण विद्युतीय तत्व होगा वो दूसरे वाला होगा। पहले वाला हमेशा क्या होता है, धन विद्युतीय होता है, प्लस उस पे चार्ज होता है। तो ये क्या होगा, ऋण विद्युतीय तत्व होगा। तो MgCl2 से क्या बना, Mg बना। तो Cl2 का निकलना क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। मतलब ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। तो आपको इसमें मेन रूप से किसको याद रखना है, पहले वाली समीकरण को याद रख लेना, और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि C प्लस O2 CO2, कि C पर क्या हो गया, CO2 ऑक्सीजन जुड़ी है, तो कार्बन का C का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और यहां पे अपने बात करें कि MgO का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। किसमें हो रहा है, Mg के अंदर हो रहा है। और ये C का ऑक्सीकरण किसके अंदर हो गया, CO2 के अंदर हो गया। तो अब आप इसको एक बार लिख सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में अपने जो अगली अभिक्रिया करेंगे, उस अगली अभिक्रिया का नाम होगा रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी होगी, रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। तो आप उसकी हेडिंग डाल सकते हो, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया को ही अपने क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों होते हैं, ऑक्सीकरण भी और अपचयन दोनों होते हैं। तो आप इसमें लिख दो कि ऑक्सीकरण व अपचयन, वापिस सेम लिख देते हैं अपने कि ऑक्सीकरण और अपचयन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों होते हैं, या अपने ये कह दो कि साथ साथ होते हैं, दोनों साथ साथ होते हैं, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे इसके उदाहरण पढ़े अपने, CuO प्लस में H2, तीर का निशान कि Cu तो हो जाएगा अलग, तो इसको मैंने लिख दिया अलग यहाँ पे, और H2 आ जाएगा इसकी जगह H2O। पहले CuO था, ऑक्सीजन इसके साथ में था, और अब क्या बन गया, Cu बन गया। पहले यहाँ पे O था, अब यहाँ पे O नहीं है, तो O की क्या हुई है, कमी, ऑक्सीजन क्या हुई है, निकली है। और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, आप कहोगे अपचयन। यहां से क्या हो गया, यहां तक जाएंगे अपने कि पहले H अकेला था, अब H के साथ में क्या आ गया, O और आ गया। O का मतलब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। तो एक ही अपनी अभिक्रिया है, एक ही अभिक्रिया के अंदर दोनों काम हो गए, अपचयन भी हो गया और ऑक्सीकरण हो गया। तो इसको अपने क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। 2 नंबर कि ZnO प्लस में C,
तीर का निशान जरूर लगाना होता है किसी अभिक्रिया को दर्शाने के लिए। तो इसमें Zn तो रहेगा अलग और इधर बन जाएगा CO। अब आप खुद बता सकते हो कि ZnO से क्या बना Zn, तो इसको अपने क्या बोलेंगे कि सर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो अपचयन। C से क्या बना, CO बना, ऑक्सीजन जुड़ रही है और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो जब दोनों साथ साथ होते हैं तो उसको अपने क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये अभिक्रिया अपनी कंप्लीट हो गई। इसमें इसको अगर आप लिखना चाहो तो एक बार लिख सकते हो। इसके बाद में अपने अगली अभिक्रिया है कौन सी, इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन। तो आप हेडिंग डाल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन। कि इलेक्ट्रॉन E- के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन। तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन कैसे होता है, हमने ऑक्सीजन के आधार पे देख लिया, उसकी हमने टेबल बनाई और प्रत्येक टेबल के अंदर हमने 4 अंतर देख लिए। अब इलेक्ट्रॉन के आधार पर कैसे होगा वो देखो कि इसमें जो अपने A नंबर डालेंगे वो है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होता है कि इलेक्ट्रॉन को त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है। हम कहेंगे E4 इलेक्ट्रॉन को त्यागना या इलेक्ट्रॉन की कमी क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उस पर क्या आता है कि प्लस आता है। तो जितने प्लस आ रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी होना या इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। जैसे मेरे एक एग्जांपल लिखा कि Na, तीर का निशान Na प्लस में एक इलेक्ट्रॉन मैंने सीधा लिख दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा तो इस पर एक प्लस आएगा। Mg, तीर का निशान मैंने यहां पे कहा कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, किसने, Mg ने, तो इस पर 2 प्लस आएगा। क्या आएगा, 2 प्लस आएगा। तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो इसके हम बरोबर में लिख देते हैं। अपचयन क्या होता है बताओ सर, तो वो भी अपने कर लेते हैं। अपचयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन। और ग्रहण जब भी कोई चीज होती है तो उस पर आता है माइनस। क्या आता है, माइनस। तो माइनस तो वैसे हमारे दिमाग में क्या रहता है कि माइनस कमी वाले को कहते हैं, लेकिन माइनस यहाँ पे क्या होगा कि जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। जैसे Cl प्लस में एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद में इस पर क्या आ जाएगा, Cl एक माइनस आ गया। O ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो इस पर आ जाएगा 2 कि O 2 माइनस आ जाएगा। मैंने कहा कि Cl माइनस ने ही एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया तो इस पर Cl 2 माइनस आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन। और इलेक्ट्रॉन को त्यागना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अब अपने आगे लिखेंगे क्या कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, वो लिखो। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक।
करने वाले कारक कि कौन कौन से कारक होते हैं जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। तो इसमें फर्स्ट नंबर आप लिख दो कि सर ताप होगा, सांद्रता होगी, उत्प्रेरक होगा। उत्प्रेरक को मैं विस्तार से आपको करवाने वाला हूं आगे। उत्प्रेरक, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अगला होगा इसमें औसत दर। औसत दर होगा कि अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या होता है, वो भी साथ में लिख लो आप। कई बार ऑप्शन में दे देते हैं कि अभिक्रिया के वेग का मात्रक। अभिक्रिया के वेग का मात्रक है वो अपने लिखेंगे क्या होता है, मोल। क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स -1 और सेकंड इनवर्स। ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये डायरेक्ट अपने याद रखने वाले टॉपिक होते हैं। तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, उसका मात्रक क्या होता है, वो आप कर सकते हो। तो एक बार इसको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। इसके बाद में आप नेक्स्ट हेडिंग डालो कि ऑक्सीकारक कौन कौन होते हैं और अपचायक कौन कौन से होते हैं। कि जिन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है उसे ऑक्सीकारक बोलते हैं। चलो अपने पहले हेडिंग डालते हैं, एक तरफ तो डाल दो आप ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक और एक अपचायक। इसमें इनके नाम से थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। अपचायक कि जिन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है वो तो क्या होते हैं, अपचायक होते हैं। कि जो पदार्थ ऑक्सीकरण करवाते हैं तो वो भी क्या होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं। और जिन पदार्थों का अपचयन होता है वो क्या होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं। तो आप इनके जो प्रमुख उदाहरण हैं वो आप लिख सकते हो कि जैसे अपने इनके एग्जाम्पल लिखें O2, ठीक है, H2O2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। आप अगर इनकी हिंदी लिखना चाहो तो साथ साथ में लिख सकते हो। क्या नाम होगा इसका, हाइड्रोजन परऑक्साइड। K2CR2O7, ये महत्वपूर्ण है, इसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट। और एक होता है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम तो क्या हो ही गया, ये डाइक्रोमेट होता है, ये परमैंगनेट होता है, तो पोटेशियम परमैंगनेट। परमैंगनेट, ये दोनों अपने प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं कि जो प्रबल ऑक्सीकारक हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इन दोनों का नाम आप विशेष रूप से याद रखोगे कि एक अपने HNO3 नाइट्रिक अम्ल, लेड ऑक्साइड PbO2, लेड ऑक्साइड बोलते हैं। और इसमें SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, Cl2 क्लोरीन गैस होती है वो। इसके बाद में अपचायक के जो मुख्य मुख्य उदाहरण हैं वो आप लिख सकते हो कि सर इसमें H2S, SO2, LiH, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4। तो ये इसके क्या हो गए, मुख्य उदाहरण हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे क्षारण।
क्षारण को अपने क्या बोलते हैं? जंग लगना। जंग किस पर लगती है? धातुओं पे लगती है, ठीक है। और जंग लगने में कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं? तो आप यहां पे बता सकते हो कि सर नमी के संपर्क में आ जाए, जिसको अपने आर्द्रता बोलते हैं, जल के संपर्क में धातु आ जाए, अम्ल के संपर्क में धातु आ जाए, और लवण के अगर संपर्क में आती है तो सबसे जल्दी जंग लवण की वजह से लगती है। अगर अपने सीधा घर का पानी है और एक खारा पानी है तो खारे पानी में जंग क्या लगेगी? सबसे जल्दी लगेगी। और इसमें अपने तीन पदार्थ होंगे कि लोहे पर किस रंग की जंग लगती है, चांदी पर किस रंग की जंग लगती है, और तांबे पर किस रंग की जंग लगती है। तो अपने जो लोहे पर जंग लगती है वो लगती है बेटा किसे? भूरे रंग की, भूरे रंग की, जिसको अपने बोलते हैं ललिमा युक्त। और लोहे पर जंग का जो सूत्र होता है वो भी हम इसके साइड में लिख देते हैं। क्या होता है कि Fe2O3 डॉट में 10 H2O, 10 नहीं, यहां पे क्या आ जाएगा? 3 H2O आ जाएगा। इसे क्या बोलते हैं कि लोहे पे जंग लगने का सूत्र होगा ये। चांदी पे जो जंग लगती है, अपने घरों में जो चांदी के आभूषण होते हैं उन आभूषण कैसे पड़ जाते हैं? समय के साथ साथ में काले पड़ जाते हैं, तो काले रंग की पड़ेगी। इसमें जो चांदी होती है जिसे अपने सिल्वर कहते हैं, वो वायुमंडल में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है Ag2S। इसका नाम होता है सिल्वर सल्फाइड। इसको नीचे लिख देता हूं मैं, सल्फाइड। तांबे पर किस रंग की जंग लगती है? तो हम कहेंगे तांबे के जो बर्तन होते हैं वो हरे रंग के हो जाते हैं, तो हरे रंग की जंग लगती है। किसके कारण लगती है? बेसिक कार्बोनेट, तो आप इतना लिख सकते हो कि इसमें बेसिक कार्बोनेट की वजह से क्या लगती है? जंग लग जाती है। और बेसिक कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा? किस पे? तांबे पर तांबा होता है CuCO3 डॉट में CuOH के पैर में 2, और इसको अपने क्या बोलते हैं? पेटिना भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेटिना। तो इसके ब्रैकेट में आप लिख देना पेटिना। तो ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है, तो ये कार्बोनेट अपने पेटिना को अपने, देखो आप थोड़ा ऊपर भी लिख सकते हो इसको। कहां लिखो? ऐसे आप लिख देना पेटिना। पेटिना भी इसको बोला जाता है। तो ये अपने क्या हो गई कि जंग लगने की प्रोसेस है। इस तरफ आप कुछ और लिख सकते हो कि जैसे सर बचाव के उपाय, तो आप कह सकते हो कि सर पेंट करके, कॉमा ग्रीस का प्रयोग करके, कॉमा ऑयलिंग करके, तो ये फर्स्ट। ये सेकंड पे आप यसद लेपन, इस पर धातुओं पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। उसके बाद 3 नंबर अपने बात करें, एक और होता है एनोडीकरण। एनोडीकरण, इसमें एल्यूमिनियम धातु पर परत चढ़ाई जाती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत, एल्यूमिनियम ऑक्साइड
जिसको अपने बोलते हैं Al2O3 की परत, किस पर? एल्यूमिनियम पर। Al को अपने क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम पर। तो ये अपने क्या हो गया? क्षारण कंप्लीट हो गया कि क्षारण जंग लगना। कारक कौन कौन से होते हैं? नमी, आर्द्रता, जल, अम्ल और लवण। लोहे पर, चांदी पर, तांबे। तो अपने पेपर में क्या है कि लोहे, चांदी और तांबे के बारे में जरूर पूछ सकते हैं। फिर हमने बचाव के उपाय देखे। बचाव के उपाय में यसद लेपन और एनोडीकरण। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ाते हैं। किस पे चढ़ाते हैं सर? एल्यूमिनियम पर। एल्यूमिनियम पे चढ़ाते हैं। तो आप इसको एक बार लिख सकते हो आराम से। तो अपने आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। तो आपको यह क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। अब अपने एक या अधिकतम 2 दिन की क्लास और है और अपने ये चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप अपने YouTube चैनल ABB लर्निंग हब से जुड़े रहिए और अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये क्लास आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।